Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin sir back again from Personal Tutor. Today we are going to start a new playlist. ये playlist specifically on request class 8th history पे बनाई जा रही है. क्लास 8th में जो हिस्ट्री आती है दोस्तों, वो सडनली एक इंटरेस्ट जगाने के लिए आती है. You people have to go ahead and start developing your interest in history, क्योंकि आगे चल के अगर कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ और कुछ ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं तो हिस्ट्री बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दो स्टडीज़. आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए. कोई से भी आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए. आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए. तो मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री इन अ बेटर वे, प्लीज़ फॉलो द प्लेलिस्ट. चैप्टर 1 से शुरू करते हैं. चैप्टर 1 है हाउ, व्हेन एंड वेयर. अब सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. अब डेट्स याद करना, हाँ मुझे पता है सबसे टफ काम होता है डेट्स याद करना. हर डेट को कैसे याद करूं? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में भी अटेंड करते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, एंड स्कूल्स में भी जहाँ पे हम विज़िट करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि डेट्स क्यों याद करना है. ये डिबेट आज से नहीं है, ये डिबेट बहुत पहले से है. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it's all about memorizing dates. Is such a conception true? ये question है. देखो, एक टाइम था जब historians dates को याद रखने में बहुत ज़्यादा जोर डालते थे कि किस डेट पे एक किंग का कोरोनेशन हुआ. कोरोनेशन मतलब उनको राज सिंहासन पे बैठाया. दूसरी बात, किस डेट पे बैटल शुरू हुआ, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ये सारे डिबेट्स वगैरह चलते रहते थे. ठीक है, हिस्ट्री माना कि इट्स अबाउट द चेंज दैट अकर ओवर टाइम. ठीक है, होता है. हिस्ट्री के अंदर हम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना, हम किसी भी चीज़ को, देखो ये डेट्स क्यों आती है, इसका एक क्वेश्चन का मैं एक आंसर देता हूँ. हम प्रेजेंट में जी रहे हैं. एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम वो हिस्टोरिकल हो जाता है, क्योंकि वो हो चुका है. जो आगे होने वाला है वो फ्यूचर का रहता है. खैर, दैट इज़ अनसर्टेन, बट हिस्ट्री में ये चीज़ आ जाती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बिफोर एंड आफ्टर वाला जो पीरियड रहता है ना, वो हिस्टोरिकल इवेंट रहता है. हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हर चीज़ के बारे में. हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अच्छा ठीक है, ये ऐसा है तो ऐसा ही है. हिस्ट्री का फैसिनेशन तब पैदा होता है जब आप चीज़ों के बारे में पता करना शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक फाउंटेन पेन है. ये फाउंटेन पेन किसने बनाया? ये फाउंटेन पेन, इसके बारे में किसने सोचा? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एयर ट्रैवल करते हैं. जब आप ये सोचने लगते हैं कि यार ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, ये तो हमें पता है, ह्यूमन एवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, एंड उसके बाद में और भी लोगों ने उसमें ऐड करी बातें. तो दोस्तों, ये जो एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में ह्यूमन तो एप से ह्यूमन बना, लेकिन भाई उस ह्यूमन के अंदर इतनी नॉलेज कब आई कि उसने एरोप्लेन बना लिया, एक एयरक्राफ्ट बना लिया. उस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले किसने कंसेप्चुअलाइज करा? कंसेप्चुअलाइज का मतलब होता है किसने उसके बारे में सोचा. सो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं. अब ये चीजें आ रही है, आपकी बुक पे एग्जांपल दिया है, व्हेन डिड पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग टी और कॉफी, कब शुरू हुआ? तो व्हेन यू गो इनटू दोज intricacies, you start learning about historical events.
आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे, खैर आप लोग 8th स्टैंडर्ड में है, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड एंड अदर क्लासेस जो प्राइमरी सेक्शन को बिलोंग करते हैं, दोस्तों वहाँ मैं कहूँगा, या मिडिल स्कूल जिसमें आप लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है. यू कैन गो अहेड एंड रिमेंबर द इवेंट्स, यू कैन गो अहेड एंड इम्प्रोवाइज योर लैंग्वेज एंड सो मेनी थिंग्स. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो होता है, दैट इज़ द थिंग जो कि अभी बुरा मत मानना लेकिन मिसिंग लेवल पर है. न्यूज़पेपर में आप लोग अगर कहते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड देम. हिस्ट्री इज दैट थिंग. फिगर 1 यहां अगर हम देखें तो फिगर 1 में बताया गया है ये 1782 में हिंदुस्तान के नाम से एक इमेज बनाई है. इस इमेज में बताया है that the Brahmins are offering the Shastras to Britannia, and this is basically the first map produced by James Rennell in 1782. जेम्स रेनल जो थे वो बेसिकली कार्टोग्राफर थे. उन्होंने एक मैप बनाया था इंडिया का. That was made in 1782. तो प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान में रखना बच्चों. अब यहाँ पे बताया है Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. James Rennell जो था वो ब्रिटिशर कट्टर कहते हैं ना, he was a strong admirer of British domination. ब्रिटिश जहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन करते थे, कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को जाके टेक ओवर करती है, अपनी कॉलोनी बनाती है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी. अब ब्रिटिश जब ये कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे थे, जेम्स रेनल को उस वक्त के हमारे जो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, ठीक है, उस वक्त वाइस रॉय वगैरह का नहीं आया था क्योंकि ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे. हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में फ्लो के बताता हूँ. बट रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे, दैट इज फॉर यू टू रिमेंबर. रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को बोला कि आप इंडिया का मैप बनाओ. जेम्स रेनल ने इमेजरी बनाते थे, कार्टोग्राफर थे. जेम्स रेनल ने ये इमेज बनाई जिसमें बताया कि ब्राह्मण्स आर गिविंग इंडियन शास्त्रास टू ब्रिटानिया. ब्रिटानिया यहाँ पर एक लेडी बताइए. अब ये लेडी क्या है, इसे कहते हैं एलिगरी दोस्तों. जैसे भारत माता एक लेडी की इमेज में बताया जाता है, वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटानिया एक एलिगरी, एक लेडी की इमेज में बताया गया है. कमिंग अहेड, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस क्यों लेके हम लोग याद रखते हैं. देखो, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते कि हाँ ठीक है हमें याद रहे कि ऐसा कुछ हुआ था. तो जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू गो अहेड and remember precisely which month, which date, which day things had happened or year, but आपको थोड़ा बहुत like एक period of time जो होता है वो याद रखना पड़ता है. हिस्ट्री अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट जॉटिंग डाउन थिंग्स और रट्टाफिकेशन करना, नहीं. यू आर स्टार्टिंग टू रीड हिस्ट्री. 8th स्टैंडर्ड से हिस्ट्री थोड़ी सी डिवाइन होने लगती है, हालांकि 7th से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है. 7th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आजकल एनसीईआरटी ने इनकलकेट कर दिए हैं. यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है. सी फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक के हिसाब से इंडिया में लोगों ने एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन चाय पीना शुरू करा, नहीं आज से ही हम चाय पियेंगे. इट वॉज नॉट लाइक दैट. ओके, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट प्रिसाइज डेट, डे, इवेंट, आर, कितने बज रहे थे. नहीं, ऐसा नहीं करना. हमको हिस्ट्री बहुत प्यार से पढ़ना है. हमको एक एरा याद रखनी है, एक इवेंट, ठीक है, इस पीरियड में हुआ था, लोगों ने शुरू करा था, कौन लेकर आया था, ये जो कहते हैं इंग्रेडिएंट्स और ये जो रेसिपी थी चाय बनाने की, ये कहाँ से आई थी, किन के थ्रू आई थी, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है. इकोनॉमिक प्रोसेस था. हम
देखो जैसे हम लोग एक सिंगल डेट नहीं याद रखते कि ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में किस दिन आया, हमें नहीं याद रखना है ये सब चीजें हिस्ट्री में। आप लोगों को इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत लाइटली लेना है। यू हैव टू ओनली रिमेंबर द एरा, द पीरियड, किस एरा किस पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। हम ये याद रखते हैं कि ब्रिटिशर्स सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो मंथ में, सो एंड सो ईयर में ही इंडिया आए थे। नहीं, हम लोग ये नहीं याद रखते हैं और हमें ये याद भी नहीं रखना है। हमें एक एरा, एक टाइम पीरियड याद रखना है, वो सब चीजें रहती है। अब ये अप्रॉक्सीमेट रहता है, जो कुछ भी चीजें अप्रॉक्सीमेट रहती है ना, वो सब चीजें रहती है। फिर भी ठीक है, लोग कहते हैं हिस्ट्री में कुछ डेट्स याद रखना पड़ती है। क्यों याद रखना पड़ती है, चलो उसका भी आंसर देता हूं। एक टाइम था जब हिस्ट्री सिर्फ बैटल्स, इवेंट्स, किंग्स, कोरोनेशन, उस चीज को याद रखती थी। हिस्टोरिकल चेंजेस अब आए हैं, एक्सकवेशंस हुए, एक्सकवेशंस के बाद में नई नई सिविलाइजेशंस के बारे में पता चला, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, जिसे हम लोग द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन कहते हैं। हायर क्लासेस में पता चलेगा ये आपको, अगर जो बच्चे मेरे 12th स्टैंडर्ड तक हिस्ट्री को फैसिनेटिंग वे में कहानी के समान लेके जाना पसंद करेंगे, उनके लिए ये सजेशन है कि हिस्ट्री में सबसे पहले इवेंट्स और बैटल्स, ऐसी ही चीज़ें, बर्थ कब हुआ, ये सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ से ये जो ईयर थे ना, ये ईयर्स, ये डेट्स, ये सारी चीज़ें आने लगी। अब हुआ ये कि ये डेट्स ना, स्पेसिफिक डेट्स तब आने लगी थी कि भैया इस दिन ऐसा हुआ, तो वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए और आज भी वही डेट्स इंपॉर्टेंट है। हम अप्रॉक्सीमेटली अब इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाए उस एरा का। कोई ये बता सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस डेट पे शुरू हुआ? नहीं, क्योंकि भाई छोटा सा सेटलमेंट बना, गांव के बाद टाउन बना, एक सिविलाइजेशन बन गया, कल्चर आया, बहुत सारी चीज़ें आई थी। ये सब एक दिन में नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं बच्चों, बहुत साल लग जाते हैं, वो सारी चीज़ें आती है। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से, तो हिस्टोरियंस ने अब बहुत सारे अलग अलग इश्यूज, अलग अलग क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिए हैं। लोग कैसे काम करते थे, ये भी अब हिस्ट्री में आता है। फार्मिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, या एनिमल रेयरिंग करते थे, क्या था, तो ये चीज़ें हिस्ट्री में जुड़ी है। इसमें डेट्स आ रही है? बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल डेट्स नहीं आ रही है, तो हम लोगों को वो नहीं याद रखना है अब। ठीक है, कुछ इवेंट्स हैं जिसमें डेट्स रहती है, कुछ में बिल्कुल हमको डेट्स की याद ही नहीं रखना है। खाते क्या थे लोग? अरे भाई, खाने में कौन सी डेट याद रखेंगे? तो अब हिस्ट्री जो है ना, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें डेट्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ऐड होने वाली है जिसमें डेट्स कोई बात नहीं रहेगी। सो प्लीज़ दिमाग से ये डर निकाल दो। क्वेश्चन है कौन सी डेट्स याद रखना है, विच डेट्स यू हैव टू रिमेंबर नाउ। चलो देखो, हम लोग डेट्स कैसे याद रखते हैं। आप लोगों से अगर मैं अभी आपके क्वेश्चंस अब कुछ पूछूं, तो व्हाट इज योर बर्थ डेट, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, व्हाट इज योर बर्थ डेट, वो क्यों याद है आपको? व्हाट इज योर मम्मीज बर्थ डेट, व्हाट इज योर डैडीज बर्थ डेट, वो क्यों याद है आपको? देखो, यही चीज हिस्ट्री में कनेक्ट करो। इस चीज को आप अगर कनेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि डेट्स क्यों, वो स्पेशल इवेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो डेट याद रखी है। मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है, वो याद रखते हैं। चिल्ड्रंस डे आ रहा है, वो याद रखते हैं। हम फेस्टिवल्स की डेट्स याद रखते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को बनाते हैं, वो याद रखते हैं। तो ये डेट्स जो होती है ना, ये एसोसिएशन है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 25 दिसंबर क्रिसमस, ये डेट आपको बाइबल से, हिस्टोरिकल ग्राफ से, उससे मिली है, तो वहां पर आपने वो डेट याद रखी। अरे आज तो 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है, क्रिसमस है, ठीक है। इक्विनॉक्स के हिसाब से 25 दिसंबर इज द डे जब से दिन बड़े होने लगते हैं। अगर आप अर्थ के कैलेंडर देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी एक कोरिलेशन मिलता है। हो सकता है हिस्टोरिकल इवेंट में बड़ा दिन शुरू होना हुआ तो 25 तारीख रख दी। सो जस्ट रिमेंबर कि ये डेट्स इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। अब
देखो एक एग्जाम्पल है, हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ज़्यादातर हिस्ट्री लिखी है इंडिया की। उसके पहले की हिस्ट्री जो है वो आपको सिर्फ बादशाह नामा, अकबर नामा, शाहजहां नामा वगैरह उन चीज़ों में मिलती है। और अकबर, इसके बाद में आपके अशोका नहीं सॉरी इट्स अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में आपको डेट्स वगैरह मिलती है, पर वो इवेंट्स रखते हैं उस चीज़ को, तो वो रिमेंबर होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री पढ़ी है। जो इंडिया को हिस्ट्री मिली है ना, वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ने जो लिखी थी वो है। लॉर्ड माउंटबैटन, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, वाइस रॉय जो थे, लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबैटन, ये सब आए हैं। तो हमको इन सब लोगों के बारे में पता चलता है। कितने वाइस रॉय आए, चलो, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, अर्वाइन। अब भैया ये तो नेवर एंडिंग बात हो गई ना, कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने जनरल्स आ रहे हैं, इतने वॉइस रॉयस आ रहे हैं, और ये इन लोगों की जितनी डेट्स हैं ना, किस किस दिन आए थे, ये हिस्टोरिकल बुक्स में उनकी पर्सनालिटी के ऊपर ऐड करी है। हमें ब्रिटिश एरा के बारे में पता करना है। अब ये क्या होता था कि ये लोगों की जो अपॉइंटमेंट होती थी, तो अपॉइंटमेंट के लिए बड़ी बात है भाई, इंडिया के वाइस रॉय बन रहे, गवर्नर जनरल बन रहे, तो वो इनके अपॉइंटमेंट के साथ वो डेट्स होती थी। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब वो हिस्ट्री लिखते थे तो इन लोगों की, भैया ज्वाइनिंग डेट क्या है, वो लिख दी। एक तरह से ज्वाइनिंग डेट है भैया, जॉब है तो वो लिख दी उन लोगों ने। ये सब चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर ये डेट्स की बात आ गई। लेकिन हमको ये पता है कि हम ज़रूरी नहीं है सिर्फ डेट्स के हिसाब से ही हिस्ट्री याद रखें। इन लोगों की हिस्ट्री अगर हमको याद रखना है तो इन लोगों से जुड़े कुछ काम, जैसे कुछ पॉलिसीज़ आई थी, एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन आई थी, लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। जिसके घर में कोई बच्चा नहीं हो तो उसको किस तरीके से जिस किंग के पास में कोई बच्चा नहीं रहेगा तो वो मतलब वो पूरा का पूरा राजपाट जो होता है, किंगडम, वो एनेक्स कर लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। एंड डलहौजी सिटी जो आज हिल स्टेशन है उनके नाम पे रखा गया है। लॉर्ड अर्वाइन आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड कैनिंग, कर्जन, ये सब आते हैं। तो ये जितने भी जनरल्स और वाइस रॉय वगैरह आए ना, इनकी हिस्ट्री आप इनके करे हुए कामों से भी याद रख सकते हो, उन इवेंट से भी याद रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी पीरियडाइज थिंग्स। ठीक है, मैंने आपको बोला आप एक पीरियड याद रखो, तो फिर एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, हाउ डू वी पीरियडाइज थिंग्स। अब देखो, हुआ ये था 1817 में, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। 1817, अब ये याद रख लेना प्लीज। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इन्होंने एक 3 वॉल्यूम की बुक लिखी है जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों कब लिखी है बुक? 1817। भाई ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री तो 1947 तक थी। इन्होंने बुक लिखी, उसमें इसने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। ये पीरियडाइजेशन करें, ठीक है। एक पीरियड था हिंदू पीरियड, एक पीरियड था मुस्लिम पीरियड, और एक पीरियड था ब्रिटिश पीरियड। और ये पीरियडाइजेशन पूरी दुनिया ने मान लिया, हाँ इंडिया में ये पीरियड हुआ है, ये हिस्ट्री है इंडिया की। एक हिंदू पीरियड की हिस्ट्री है, एक मुस्लिम पीरियड की हिस्ट्री है। हिंदू पीरियड की हिस्ट्री मतलब अशोका एंड ऑल द हिंदू किंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट चारुरत्न, अशोका, देन बिंदुसारा, बिंबिसारा, ये सारे किंग्स। देन उसके बाद में सडनली आते हैं तो वो चोला चालुक्य वगैरह आते हैं, फिर सडनली वो चीज़ खत्म होती, मुगल्स। पहले दिल्ली सल्तनत आती है, ठीक है, लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी वगैरह बनती है, फिर मुगल्स, तो ये मुस्लिम बना दिया। और फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर, जो आखिरी 1857 के बाद में उनके साथ भी बहुत गलत हुआ, विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। बट उसके बाद में ब्रिटिश एरा जो आया, वो ब्रिटिश एरा बहुत ही अलग था। ये एक प्रॉब्लम था। आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम होगा कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को एक हिंदू पीरियड की हिस्ट्री, एक मुस्लिम पीरियड की हिस्ट्री और एक ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री में देखेंगे?
छोटे छोटे दिमागों पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा जोर लगाना और इस चीज को समझना प्लीज। ये प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब इस चीज को और सोचो, क्यों वो पीरियडाइजेशन करना पड़ा जेम्स मिल भाई साहब को। जेम्स मिल को ये पीरियडाइजेशन इसलिए करना पड़ा कि उस टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस टाइम की हैपनिंग्स जो थी उसको नोट करते, कल्चर को नोट करते, उस टाइम के फीचर्स जो थे, सेंट्रल फीचर्स जो थे उसको नोट करते, और ये सब चीज़ें नोट करना थी। इस कारण से उसने हिंदू पीरियड अलग बता दिया, मुस्लिम पीरियड अलग बताया और ब्रिटिश पीरियड अलग बताया। इसलिए उसको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ा था। ये एक स्टीरियोटाइप भी था, स्टीरियोटाइप मतलब एक धारणा बनाना, क्योंकि जेम्स मिल और ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि ये जो एशियन सोसाइटीज़ है ना, हमारी सोसाइटीज़ जो उस वक्त की थी, अभी की नहीं, वो अनसिविलाइज्ड है, वो ब्रिटिश लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं थी। ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्व्स लाइक सिविलाइज्ड। यहाँ मैं जहर नहीं घोल रहा हूँ आपके दिमाग में, मैं बस बता रहा हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, दिस वर नॉट ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये ब्रिटिश जब इंडिया आए उसके पहले एक चीज़ तो है, हिंदू रूलर्स और मुस्लिम रूलर्स इंडिया में रूल कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कास्ट, कल्चर, इन चीज़ों पे टिकी थी दोस्तों। सती प्रथा, ये तो हिंदू किंग्स के टाइम से चल रही थी, ठीक है। मुगल्स के टाइम पर्दा सिस्टम आ गया, ठीक है। पॉलीगेमी वगैरह होती थी, ये सारी चीज़ें आ गई थी। और जेम्स मिल के हिसाब से इंडिया को अगर सिविलाइज करना है तो यूरोपियन आइडियोलॉजी थोड़ा सा यहाँ डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये कहा था। इनफैक्ट जेम्स मिल ने तो ब्रिटिशर्स को ये तक कह दिया था कि ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया को कॉन्कर करना चाहिए, सिर्फ पलासे, बैटल ऑफ पलासे के बाद में आपको बंगाल में ही अपनी टेरिटरी नहीं बनाना है, आप पूरा इंडिया कॉन्कर करो, तभी इंडियन लोग खुश हो पाएंगे। ये जो कुछ कुरीतियाँ कह सकते हैं हम लोग, कुछ बैड प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस जो चल रही थी, जाहिर सी बात है सती प्रथा जो है, दैट वाज, आप लोगों को पता होगा, सती प्रथा वाज अ ट्रेडिशन इन इंडिया कि किसी लेडी के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो जब उसके हस्बैंड को जलाया जाता है ना, तो उस लेडी को भी उस आग में बैठना रहता है, उस लेडी को भी उसके साथ जल के मर जाना होता है। तो ये जो एक ट्रेंड था, जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा सैड है और एक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी था। अब रिलीजन के हिसाब से जो चीज़ आई थी मैं उसे कंडेम नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन वो फीलिंग्स और ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसानियत के नाते वो चीज़ गलत थी। ज़बरदस्ती धक्का दिया जाता था, इच्छा नहीं होती थी तो भी। विधवा विवाह, विडो रीमैरिज की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा पहले के ज़माने में बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, 2-2, 3-3 साल के बच्चे शादियाँ हो जाती थी, और उसके बाद में बच्ची अपने घर में बड़ी होती है, लड़का अपने घर में बड़ा होता है। एंड इस केस में अगर बच्चे की डेथ हो जाए, बॉय की डेथ हो जाए बच्चों, तो ध्यान रखना उस छोटी सी बच्ची को ना एक विडो की लाइफ जीना पड़ती थी। उस छोटी सी बच्ची को बिल्कुल भी कोई कलरफुल ड्रेस नहीं पहनने के लिए मिलेगी। शी विल हैव टू वेयर वाइट साड़ी, शी विल नेवर गेट अ चांस टू वेयर दोज ब्यूटिफुल ईयररिंग्स, वो ब्लश लगाना, वो बैंगल्स पहनना, कलरफुल ड्रेस करना, कोई सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलने वाली थी। शी कुड नॉट गो आउट एंड प्ले विथ हर फ्रेंड्स। उसे ना अपशगुन माना जाता था, टैबू, कि अरे बाप रे शी इज़ लाइक इनऑस्पिशियस फॉर अस, नहीं ये कहीं पे पैर रख देगी तो उसके वो होता हुआ काम बिगड़ जाएगा। क्या गलती उस छोटी सी बच्ची की। तो जेम्स मिल इन प्रथाओं से बाहर निकालना चाहता था इंडियंस को, इसलिए उसने ये डिवाइड करे एरा, हिंदू एरा, मुस्लिम एरा एंड ब्रिटिश एरा। तो ये एरा इसने डिवाइड करा था। अब यहां पे जेम्स मिल की गलती थी, उसने ये प्रोजेक्ट करा कि ब्रिटिशर्स के पहले इंडियन कल्चर जो था ना वो डार्कनेस में था। खैर यहां आई विल कंडेम हिम कि ये चीज जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो देख रहा था, बस वही चीज देख रहा था, उसके अलावा उसने बाकी कुछ भी चीजें नहीं देखी।
क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कोई एरा था ही नहीं, हिंदू एरा और मुस्लिम एरा इंडिया में. इट वाज जस्ट डिवाइड एंड रूल. फाइनली कमिंग टू द मेन पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. देखो, हिंदू एरा जब थी तो भी मुस्लिम लोग तो थे ना इंडिया में, और जब मुस्लिम लोग किंग बने तो भी हिंदूज रहते थे. बादशाह अकबर की अगर मैं बात करूं तो बादशाह अकबर ने अपने रीन मतलब अपने राज्य के दौरान जब वो रूल करते थे, अपने रीन के टाइम पे बादशाह अकबर ने हिंदू पिलग्रिम से जो टैक्स लिया जाता था ना उनके मंदिर पे विजिट करने पे, पहले जो लेते थे मुगल किंग्स वगैरह, वो बंद करवा दिया था. तो ये हमें पता चलता है. इसी के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अकबर नाम रखा गया. अकबर मतलब फादर ऑफ ऑल. उनको अकबर वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम, हिज नेम वॉज जलाल. ये सब हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू इन दिस होल प्लेलिस्ट. सो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज्ड. नाउ व्हाट इज कॉलोनियल थिंग. बहुत बात आती है कॉलोनी क्या होती है. कॉलोनी का एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको. व्हेन अ कंट्री गोज अहेड एंड टेक्स ओवर अनदर कंट्री टू यूज इट्स रिसोर्सेस, दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को जाके टेक ओवर करती है ताकि वहां से वो अपने यूज के लिए रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज ले पाए, उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन. दैट इज द टॉपिक ओवर हियर. सो here the topic ends. This is the introduction of the chapter. अगले वीडियो में we'll be meeting with the topic that comes further. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया है. फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. This is Kevin sir signing off today. Take care. Bye bye.